जय हिंद बच्चों। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान, उसका पार्ट था एक नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में लेसन 6 और पाठ का नाम है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। इससे पहले चैप्टर में था लोकतंत्र के परिणाम और अब ये चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। तो देखो बच्चों, मैं कुछ आपको पॉइंट बता रही हूँ, उसके बाद फिर चैप्टर के विषय में समझाऊंगी। जैसा कि संपूर्ण विश्व में लगभग 1/4 भाग में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। लोगों को जागरूक करना, जानकार और लोकतंत्र के रखवाले के रूप में सक्रिय करने के लिए सूचना का अधिकार एक महत्वपूर्ण कानून है जो एक महत्वपूर्ण कानून है जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है। लोग जो जागरूक हुए हैं, उनको पता लगा है या किसी चीज़ की जानकारी मिलती है, तो वो किसके द्वारा? सूचना का अधिकार के द्वारा। और ये सूचना का अधिकार कब आया, कब शुरू हुआ, कौन से सन में शुरू हुआ? 2005 से। तो वर्तमान में लोकतंत्र के रखवाले किसका नाम बताया गया अभी आपको? सूचना का अधिकार। तो देखिए, चुनौती क्या है? चुनौती महज कोई समस्या नहीं है। हम केवल उन्हीं मुश्किलों को चुनौती कहते हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं तथा जिन पर हम विजय पा सकते हैं। विजय का मतलब जिन पर हम कहते हैं ना कि कोई काम करके हमने इस पर सफलता प्राप्त कर ली। और विजय कैसे पाई जाती है? विजय पाई जाती है कि चुनौती एक ऐसी मुश्किल है जिसके अंदर ही प्रगति की संभावना होती है। एक बार हम किसी चुनौती पर विजय पा लें तो हम पहले से जिस स्तर पर हम पहले होते हैं, हम उससे भी ऊंचे स्तर पर जा सकते हैं। अगर हमने अपनी एक चुनौती पार कर ली, अपनी कठिनाइयों को पार कर लिया, तो हम उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए, भारतीय समाज में वर्तमान में जो फिलहाल अब चल रहा है, वर्तमान में भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, मैं उनके नाम बता रही हूं आपको। सांप्रदायिकता नंबर 1 है। सांप्रदायिकता, जिससे समाज में अनेक प्रकार के उपद्रव व दंगे होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। और सांप्रदायिकता की भावना में बहकर मतदाता अपने मत का सही प्रयोग नहीं करते हैं। जब झगड़े और शुरू हो जाएंगे, दंगे शुरू हो जाएंगे, तो वो अपना जो मतदान, जो वोट डालते हैं, उसका सही से नहीं प्रयोग कर पाते हैं। और झगड़े किस बात पे होते हैं कि नहीं, कि वोट इधर देनी है, वोट उधर देनी है। तो वे कार्य अपना सही से, किसी भी कार्य को ले लो, अगर हम किसी कार्य में झगड़ा डालेंगे, बाधा डालेंगे, तो वो कार्य संपूर्ण नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा जातिवाद। जातियों के आधार पर विभाजन कर देता है और समाज में ऊंच नीच की भावना पैदा हो जाती है। ऊंच नीच का मतलब जाति बिरादरी में भी बोल देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, उधर उसको वोट डालने के लिए या किसी काम करने के लिए पीछे हटा देते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर 3rd नंबर पर आता है हमारा निरक्षरता। निरक्षरता लोकतंत्र के लिए एक अभिशाप है। निरक्षर व्यक्ति अपने कर्तव्य तथा अधिकारों का सही प्रयोग नहीं कर सकता। यह मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करता है। क्षेत्रवाद के कारण नागरिकों में राष्ट्रवादी भावनाएं कम हो जाती है और वह दूसरे क्षेत्र में व्यक्तियों से ईर्ष्या व द्वेष करना शुरू कर देते हैं, यानी कि ईर्ष्या करने लगते हैं उनसे। कहते हैं ना कि उससे खुंदा खाना,
उनके प्रति अच्छे विचार ना लाना, नकारात्मक सोच पैदा होना, तो ये सारी द्वेष भावना पैदा हो जाती है। और इसके बाद आता है हमारा निर्धनता। निर्धनता भी निर्धनता भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर देती है। गरीब तथा बेरोजगार व्यक्ति भी अपने अधिकारों का उचित प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारा 6 नंबर, लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता मैंने पहले भी बताया था आपको, इससे पहले चैप्टर में भी था। लोकतंत्र
देखिए लैंगिक असमानता, लोकतंत्र सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की बात तो करते हैं, परंतु उसके बावजूद भी समाज में महिलाओं तथा पुरुषों की स्थिति भी असमानता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा आर्थिक असमानता। समाज में गरीब व अमीर देखिए आर्थिक असमानता में समाज में गरीबी तथा अमीरी में बहुत बड़ी खाई है। अमीर लोग गरीब व्यक्तियों के मतों को खरीद लेते हैं। और 8 नंबर पे है हमारा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार भाषा की समस्या ने भी लोकतांत्रिक परंपराओं को प्रभावित किया है। भाषा की जो राजनीतिक है, भाषा की राजनीतिक पर राजनीतिज्ञ जो हैं, जो करते हैं राजनीति पर अपनी रोटी सेकने को तैयार होता है, यानी कि उन पर अपना दबाव बना रखते हैं। यह लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है, यानी कि सबसे बड़ी चुनौती है। तो लोकतंत्र को एक सशक्त बनाना है। ये जितनी भी सारी मैंने चुनौतियाँ आपको बताई है, सांप्रदायिकता, जातिवाद, निरक्षरता, क्षेत्रवाद, निर्धनता, लैंगिक असमानता और आर्थिक असमानता, भाषावाद, ये सारी चुनौतियाँ आपको बताई हैं। अगर लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखें, लोकतंत्र सशक्त है, तो हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है। और बात करें राजनीतिक सुधारों पर, जो राजनीतिक सुधार कैसे होने चाहिए कि प्रत्येक चुनौती के साथ सुधार की संभावनाएं भी जुड़ी रहती हैं। कोई भी चुनौती है तो अगर कोई काम गलत होता है तो अच्छा
भी होता है और अच्छे के साथ में गलत भी। अच्छाई बुराई दोनों साथ साथ चलती हैं। तो कोई चुनौती है तो उसका सुधार भी किया जा सकता है, जैसे कि लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के विषय में सभी सुझाव या प्रस्ताव राजनीतिक सुधार या लोकतांत्रिक सुधार कहलाते हैं। जैसे कि डॉक्टरों की अनुपस्थिति, एक एग्जाम्पल है कि डॉक्टरों की अनुपस्थिति वो भी एक चुनौती है। अनुपस्थिति क्यों है? जैसे कि अपने ही उत्तर प्रदेश का हम लेते हैं। अपने ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक सर्वेक्षण कराया था कि जहां जिस भी ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्रों पर जो डॉक्टर नियुक्त किए गए थे वो अनुपस्थित रहते थे क्या? थे। जिस दिन निरीक्षण करा उस दिन उपस्थित थे, अनुपस्थित थे, उपस्थित नहीं थे। और अपनी निजी प्रैक्टिस करते हैं अपना, यानी कि अस्पताल खोल लेना, अपना क्लिनिक खोलना, और वहाँ जहाँ सरकारी जहाँ 8 घंटे की ड्यूटी देना और उनको पेशेंट को देखना। गांव की हिफाजत के लिए तो रखा गया था उनको कि गांव में इतने संसाधन तो होते नहीं है कि सभी बाहर इलाज कराने के लिए चले जाएं, न उनके पास इतना पैसा होता है कि वो इतनी मोटी रकम दे सके, लेकिन मजबूरी होती है फिर तो वहाँ ना रह करके और अपनी प्राइवेट संस्था, अपने प्राइवेट क्लिनिक खोल लेते हैं, प्राइवेट या अपने अस्पताल खोल लेते हैं। वहाँ से मोटी कमाई होती है, वो उधर से भी पेमेंट लेते हैं, गवर्नमेंट भी तनख्वाह दे रही है और उधर से अपना प्राइवेट भी काम कर रहे हैं। वहाँ महीने में 1-2 दिन जाते थे अपनी जगह देखने के लिए कि वो जगह भी गिरी रहे। और जब वहाँ डेली नहीं जाएंगे तो गांव वालों को क्या पता लगेगा कि हमारे गांव में जो अस्पताल खुला हुआ है कौन डॉक्टर आते हैं, कितने डॉक्टर हैं। ना उनको उनकी पहचान होती, ना गांव वालों को उनकी होती है, ना डॉक्टरों को गांव वालों की होती, क्योंकि वो जाते ही नहीं इतनी देर के लिए, बैठते ही नहीं वहाँ पे। तो वे शहरों में रहते हैं और वहाँ सिर्फ 1-2 दिन के लिए अपना चले गए, अपनी हाजिरी लगाए, अटेंडेंस लगाए और अपनी प्रैक्टिस अपनी क्लिनिक पे आ गए। और वहाँ अगर दिन भर में ज़्यादा 2 घंटे भी अगर अपने उसमें बैठते हैं तो 2 घंटे में भी अगर वो 10-20 पेशेंट भी देखते हैं तो एक ही ओपीडी के वो 500-1000 रुपये अपना विजिट बना लेते हैं। तो छोटी मोटी बीमारी के लिए भी गांव वालों को शहर जाना पड़ता है और उनको भारी फीस देनी होती है, यानी कि बड़ी मोटी मात्रा में फीस देनी पड़ती है। अपना वो इलाज ऐसे भी नहीं है, जैसे सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो दवाइयाँ भी हॉस्पिटल में रखी रहती है, एक से एक दवाइयाँ हैं, अच्छी दवाइयाँ भी प्रोवाइड हो रही हैं, लेकिन वो फिर भी अस्पताल में अपनी ड्यूटी के लिए तैयार नहीं रहते। अपना कमाई के पीछे ये इतना बढ़ गया है कि बाहर गए वहाँ पे भी अपना वो हो रहा है और वहाँ महीने की पेमेंट भी आ रही है और उधर भी आ रही है। तो पिसता कौन है इसमें? गरीब इंसान पिसता है और मजबूरी में उन्हें जाना पड़ेगा बाहर। जब बीमार हैं तो ये दवाई लेने के लिए जाना ही पड़ेगा। तो इसका सुधार क्या है? सुधार के इसके प्रस्ताव क्या हैं? सरकार को डॉक्टरों के लिए नियुक्त वाली जगह पर जहां वो नियुक्त किए गए हैं कि इस गांव में इस अस्पताल में आपकी ड्यूटी लगी हुई है, तो वहाँ क्या कर देना चाहिए? उस जगह पर उनकी सेवा समाप्त कर देनी चाहिए। जब वो अनुपस्थित हैं, अपने समय पर नहीं आते हैं, इतना समय नहीं दे पाते हैं, तो उनकी सेवा निवृत्त कर दें, किसी और को रखें। अगर 1-2 के साथ ऐसा हो जाएगा तो सभी अपनी ड्यूटी की जिम्मेदारी निभाने लगेंगे। डॉक्टरों की उपस्थिति की जांच के लिए जिला प्रशासन औचक निरीक्षण करे, या अचानक से कहते हैं ना, जैसे पुलिस ने अचानक से जाके छापा मार दिया है, तो औचक निरीक्षण करें। ग्राम पंचायत को, जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, उनको भी डॉक्टर के कामकाज का लेखा जोखा पूरे साल का अपनी डायरी में नोट कर लेना चाहिए कि ये कितने दिन आते हैं, कितने पेशेंट देखते हैं, किस तरह से इलाज करते हैं और कितना अपना समय देते हैं, तो वो भी एक नोट करके रखनी चाहिए। इस जैसी समस्याओं का समाधान करना उत्तर प्रदेश को कई टुकड़ों में बांटना है, जिससे प्रशासन कुशलता से कार्य कर सके, अच्छे से कार्य कर सके। अगर 1 महीने में
2-3 बार भी अगर औचक निरीक्षण हो जाए, अचानक से चले जाएं देखने के लिए कि कौन आ रहा है, ड्यूटी पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितना लेट आता है, कितने समय तक रहता है, तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी, सभी के लिए सुधार हो जाएगा और किसी को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इनकी इतनी उसी जिस सीट के लिए उनको गवर्नमेंट इतनी पेमेंट देती है, उसके बावजूद भी वो अपनी निजी प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, वहाँ समय देते हैं, वहाँ 1 घंटे की बजाय 4 घंटे बैठने को तैयार है, क्योंकि वहाँ से मोटी फीस मिलती है। दवाइयों का हो जाता है, स्टोर खोल लेते हैं और फीस का अपना वैसे भी चेकअप किया तो फीस आ गई और उसके बाद स्टोर से दवाई ली तो उसका भी कमीशन लेते हैं। और जैसे एक चुनौती क्या है कि जो अब से पहले चुनाव हुआ था उसमें उस व्यक्ति ने चुनाव लड़ा था जिसकी औसतन कमाई 1 करोड़ से ऊपर थी। अगर किसी के पास इतना पैसा नहीं होगा तो क्या वो चुनाव नहीं लड़ेगा? नहीं लड़ेगा। तो इसके लिए भी क्या करना चाहिए? अगर वो छोटी कमाई वाला, कम कमाई संपत्ति वाला अगर अच्छा कार्य करता है समाज के लिए, तो वो पैसों की वजह से दब जाता है, वो अपनी ज़बान नहीं खोलता है, वो वहाँ पे बोलने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि उसको उस पैसों की उससे बोलने का मौका नहीं दिया जाता। तो सुधार के प्रस्ताव क्या हैं? प्रत्येक राजनीतिक दल पर वित्तीय लेखा जोखा को सार्वजनिक कर दिया जाना चाहिए और सरकारी ऑडिटरों से कराया जाना चाहिए। यानी कि अगर चुनाव लड़ रहे हैं दो चुनाव तो जब भी होंगे जब 2-3 पार्टियां खड़ी होती हैं, तो उसमें अगर चुनाव का खर्च सरकार उठाए, पार्टियों को चुनावी खर्च के लिए सरकार कुछ रकम दे, तो नागरिकों को भी दलों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चंदा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे चंदों पर आयकर में छूट मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसके पास संपत्ति ज़्यादा है तो वो ही चुनाव लड़ सकता है। देखो बच्चों, ये इस तरह की चुनौतियाँ होती है, जो चुनौतियों को पार करना हम छोटे पद से भी ऊंचे पद पर जा सकते हैं। अगर हम कठिनाइयों को आज अगर हमारे सामने कोई परेशानी है, हम उसको आज परेशानी को पार करके आगे बढ़ेंगे तो हम आने वाली परेशानी को भी पार कर सकते हैं। तो बच्चों, ये लेसन हमारा ख़त्म हुआ। आप जितनी भी चुनौतियों के विषय में मैंने जानकारी दी, ध्यान से पढ़िए और समझिए कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की चुनौतियाँ क्या है, और पढ़ते रहिए। धन्यवाद बच्चों।